Hello everyone. Today's topic is Constitutional History of India Part 2. लास्ट क्लास में हमने देखा था ब्रीफ हिस्टोरिकल पॉइंट्स, यानी वो हिस्टोरिकल इवेंट्स जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी। चार्टर एक्ट ऑफ 1600, चार्टर एक्ट ऑफ 1726, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहाँ तक हम देख चुके हैं। आज की जो क्लास के हमारे जो टॉपिक्स होंगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन एक चार्टर इशू करती हैं और चार्टर इशू करके एक कंपनी फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस टाइम पे फॉर्म हुई उस टाइम पे उस कंपनी का नाम होता है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। स्टार्टिंग में जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई उस कंपनी के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपने आप में इंडिपेंडेंट थे एंड इनके ऊपर पार्लियामेंट की कोई भी अथॉरिटी नहीं थी। कंपनी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी के जैसे काम करने के लिए फॉर्म की गई थी। उसके बाद में आता है 1611। फर्स्ट फैक्ट्री इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एस्टेब्लिश की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की मसूलीपट्टनम में। उसके बाद में 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी दूसरी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता है सूरत में। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो कि ये है आपका वेस्टर्न कोस्ट, ये है आपका ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो हेडक्वार्टर बनाया था वो बनाया था सूरत में। ठीक है, और जो ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था वो था मसूलीपट्टनम। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए दो हेडक्वार्टर्स एस्टेब्लिश किए। उसके बाद में 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती है अपनी पहली प्रेसिडेंसी इन मद्रास। यहाँ पे वो सेंट जॉर्ज फोर्ट एस्टेब्लिश करते हैं। अब मद्रास प्रेसिडेंसी मिलने के बाद में बारी आती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी की। जैसा कि आपको पता है 1661 में एक मैरिटल अलायंस होता है एंड बॉम्बे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्रिटिश एम्पायर को एज ए डोरी। और उसके बाद में जो किंग चार्ल्स टू एक चार्टर इशू करके बॉम्बे को ट्रांसफ़र कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद में 1687 को ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत को रिप्लेस करके अपना हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश करती है। तो ये आपका बॉम्बे एंड बॉम्बे आपका बन जाता है फिर नया हेडक्वार्टर ऑन वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, पहले वेस्टर्न कोस्ट पे जो हेडक्वार्टर था वो सूरत था। उसके बाद में आते हैं कोलकाता की बारी। कैलकाटा को आपको पता है 1698 में जॉब चार्नोक को सुल्तानाटी की जमींदारी मिली थी। जॉब चार्नोक ने आसपास के एरिया को फोर्टिफाई करना स्टार्ट किया और उसके बाद में जॉब चार्नोक ने 1798 में उस फोर्टिफाइड एरिया पे फोर्ट विलियम एस्टेब्लिश किया और फिर वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता है अपना कैलकाटा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि कैसे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होती है और 1700 तक आते आते अगले 100 ईयर में ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रेसिडेंसी बन जाती हैं और तीनों प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाती हैं। 1717 में हमने देखा था कि एक फरमान इशू किया जाता है, रॉयल फरमान, जिसको कि हम कंपनी के इतिहास में मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। होता क्या है इस रॉयल फरमान में, जो मुगल एम्परर होते हैं फर्रुखसियर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी की पूरी मुगल एम्पायर की टेरिटरी के अंदर फ्रीली ट्रेड करने का राइट दे देती हैं और साथ में उनको दस्तक इशू करने का भी राइट दे देती है। दस्तक आपको मैंने बताया था कि दस्तक एक हिसाब से एक रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। अब अगर आपको ट्रेड करना है बंगाल में, तो जब तक कि आपके पास में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इशूड दस्तक नहीं होगा आप वहां पे ट्रेड नहीं कर सकते। और ईस्ट इंडिया कंपनी वो दस्तक इशू करती थी एक फीस लेके और वो फीस जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस तरीके से उस दस्तक वाले सिस्टम से भी ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होने लग गया। तो ये जो रॉयल फरमान था 1717 का, इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब जो नेक्स्ट इवेंट होता है वो होता है 1757 में बैटल ऑफ पलासी। यहाँ पे बैटल ऑफ पलासी में रॉबर्ट क्लाइव जो होते हैं वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं सिराजुद्दौला के अगेंस्ट और सिराजुद्दौला के जो सेनापति होते हैं मीर जाफर, उनको अपनी तरफ शामिल कर लेते हैं। और जिस टाइम पे बैटल होती है उस टाइम पे सिराजुद्दौला मारा जाता है और बंगाल का जो नया नवाब बनता है वो बनता है मीर जाफर। इस तरीके से मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पपेट नवाब बन जाता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट इवेंट 1764।
बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ पलासी से भी बड़ी जीत थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरे के पूरे हिंदुस्तान के बादशाह मुगल एम्परर शाह आलम टू को हरा देती हैं। पहले उन्होंने लोकल रूलर्स को हराया था, लेकिन इस बार उन्होंने पूरे के पूरे हिंदुस्तान के बादशाह को ही हरा दिया। इस जीत के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मिलिट्री सुप्रीमेसी को भी प्रूव कर दिया। तो अब 1764 की बैटल ऑफ बक्सर की जीत के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्परर शाह आलम टू और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ में एक ट्रीटी करती है, जिस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। यहाँ पे आपको एक चीज पे ध्यान देना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैटल ऑफ पलासी में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर कौन था, किसने मिलिट्री को लीड किया। तो उसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अब क्वेश्चन अगर आता है कि बैटल ऑफ बक्सर में कौन था कमांडर ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसका आंसर आएगा हेक्टर मुनरो। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किस किस के बीच में हुई, तो वो हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू एंड नवाब सुजाउद्दौला के बीच। अब यहाँ पे एक चीज ये समझिए, बैटल ऑफ पलासी के बाद जो बंगाल प्रेसिडेंसी के फर्स्ट गवर्नर बनते हैं वो होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। जिस टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर होती है उस टाइम पे बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और बैटल ऑफ बक्सर में कमांडर होते हैं हेक्टर मुनरो, और गवर्नर ही ट्रीटी करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से शाह आलम टू और सुजाउद्दौला के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए। अब 1765 के बाद में आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार पहले, बैकग्राउंड में हुआ क्या था। जो ड्यूअल गवर्नमेंट का फेज था 1765 से लेकर 1772 तक, इसको समझते हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट कैसे था, क्या हुआ कि इसमें जो बंगाल का जो गवर्नर था उसके पास में आ गए आपकी दीवानी राइट और आपकी निजामत राइट। दीवानी राइट यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने का, निजामत राइट यानी मिलिट्री राइट। और दूसरी तरफ जो नवाब थे उनको बोल दिया कि आप यहाँ पे पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करो, या फिर ऐसे कहीं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। लेकिन नवाब को अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता था तो उसके लिए दो चीजों की जरूरत थी। एक तो फंड तो थे नहीं नवाब के पास में, क्यों? क्योंकि वो थे गवर्नर के पास रेवेन्यू के लिए, दीवानी राइट्स। दूसरा मिलिट्री चाहिए होती थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लेकिन मिलिट्री पावर किसके पास थी? निजामत राइट्स यानी गवर्नर के पास। यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी नवाब की, लेकिन जो अथॉरिटी थी वो थी गवर्नर की। तो इस टाइप से इस ड्यूरेशन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रूल किया उसको बोलते हैं अथॉरिटी विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो नवाब का जो रूलिंग था उसको हम कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी। तो इस तरीके से ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चला 1765 से लेकर 1772 तक, जिसमें गवर्नर के पास में सारे रेवेन्यू रिलेटेड सिविल राइट्स, रेवेन्यू राइट्स और मिलिट्री राइट्स गवर्नर के पास थे। तो इस फेज में हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ही करप्शन फैल गया। करप्शन होने के पीछे काफी सारे रीजन थे। एक तो प्राइवेट ट्रेडिंग चल पड़ी थी, काफी सारे जो गवर्नमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो अपना खुद का ही ट्रेडिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। दूसरा, इस ड्यूरेशन में 1765 से लेकर 1772 तक एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था कंपनी का। लेकिन वो जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खाते में नहीं गया, बल्कि जो भी इम्प्लॉय थे उनके पास चला गया। इस तरीके से कंपनी तो हो गई बैंकरप्ट और जो इम्प्लॉय थे वो बन गए रिच। उस टाइम पे कंपनी के कुछ इम्प्लॉय तो ऐसे थे जो पूरी दुनिया में सबसे अमीर बन चुके थे। अब इस चीज को रेगुलेट करने के लिए क्या हुआ कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसने एक एक्ट पास किया जिसको कि नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था इसको समझते हैं। स्टार्टिंग में जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेम होती है तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए एक ग्रुप होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास में अलग अलग पावर्स होती हैं, चाहे वो पावर हो रेवेन्यू रिलेटेड या सिविल मैटर हो या फिर मिलिट्री से रिलेटेड मैटर हो। इन मैटर्स के लिए ये 24 मेंबर्स का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था यही डिसीजंस लेता था और कंपनी इन्हीं डिसीजंस के ऊपर काम करती थी। लेकिन 1773 के एक्ट के बाद में इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये बोला गया कि अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन मैटर्स की रिपोर्ट देगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था अब रिपोर्ट किसको करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। लेकिन पहले ये किसी को भी रिपोर्ट नहीं करते थे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी एक्टिविटी है, चाहे वो रेवेन्यू रिलेटेड हो, चाहे वो सिविल मैटर से रिलेटेड हो, चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड हो, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको देगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। जैसा कि आपको पता है इंडिया में 3
प्रेसिडेंसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक थी बॉम्बे, दूसरी थी मद्रास और तीसरी थी बंगाल। अब इन तीनों के ऊपर प्रेसिडेंसीज के ऊपर जो सबसे सुप्रीम प्रेसिडेंसी थी वो थी बंगाल की प्रेसिडेंसी, और जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट होंगे बॉम्बे का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर। ठीक है, इस तरीके से एक हिसाब से हम ये कहें कि इंडिया के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी उसका एक सेंट्रलाइजेशन कर दिया, और वो सेंट्रलाइजेशन करके सारी अथॉरिटी सारी पावर एक जगह कहाँ पे सेंट्रलाइज कर दी, गवर्नर जनरल के पास। और अब इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हेल्प करने के लिए एक बनती है काउंसिल। उस गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर होते हैं 4 मेंबर्स, और जिस टाइम पे एक गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल फ्रेम की जाती है उस टाइम पे ये कहा जाता है कि सभी मेंबर्स को इक्वल वोटिंग राइट्स मिलेंगे, और अगर किसी कंडीशन पे इन मेंबर्स के वोट इक्वल हो जाते हैं या फिर टाई हो जाता है तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल होगा बंगाल का उसको फाइनल वोट देने का राइट दिया गया। तो कहने का मतलब गवर्नर जनरल के पास में एज सच यहाँ पे कोई स्पेशल पावर नहीं थी, स्पेशल अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया जाता है कैलकाटा में। ठीक है, कौन से साल में? इन द ईयर 1774। हमने देखा था कि जो फर्स्ट चीफ जस्टिस बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो बनते हैं सर एलिजा इम्पे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पीछे एक छोटा सा पॉइंट रह गया हमारा। हमने देखा था कि 1726 में तीनों प्रेसिडेंसीज को, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, इन तीनों को अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में कोर्ट एस्टेब्लिश करने की परमिशन मिलती है। ठीक है, इन कोर्ट्स को मेयर कोर्ट्स बोलते हैं। अब इन तीनों कोर्ट्स के ऊपर एक बन गया सुप्रीम कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट था कैलकाटा में या फिर कहें तो बंगाल प्रेसिडेंसी में। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अच्छा, अब ये कि लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट और रह गया, बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन सीधा का सीधा ही पूछ लेते हैं कि इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, ये एक्ट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एक्ट था। इस एक्ट में हुआ क्या था, जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी जिसके अंदर पहले 4 मेंबर हुआ करते थे, अब कम करके रिड्यूस करके 3 मेंबर कर दिए। ठीक है, और अब इन 3 मेंबर में एक मेंबर जो होगा वो होगा कमांडर इन चीफ। ठीक है, इसके पास में जो पावर होगी वो क्या होगी, मिलिट्री रिलेटेड। ठीक है, अब देखो गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक गवर्नर जनरल है, 3 उसके मेंबर हैं, और उन 3 मेंबर्स में से एक मेंबर हो गया आपका कमांडर इन चीफ। ठीक है, इस तरीके से जो पावर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि एक तरफ तो गवर्नर जनरल बना दिया, एक तरफ बना दिया कमांडर इन चीफ। अब इन दोनों के बीच में एक के पास हो गया मिलिट्री पावर, दूसरे के पास में हो गया लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल से रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब गवर्नर जनरल के पास में पावर रही नहीं, क्योंकि एक नई पोस्ट और बना दी, कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला एक स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में था। ये हम तीनों पॉइंट को ही एक साथ देखते हैं, थोड़ा सा समझने की ट्राई करेंगे कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेम होती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है जिसके अंदर 24 मेंबर्स होते हैं, और ये मेंबर इंडिपेंडेंट होते हैं किसके, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। लेकिन 1773 में जो एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट, अब इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ाया, और 1784 में क्या किया, एक नई बॉडी बना दी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। अब क्या हुआ कि जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता था, ठीक है, अब उसकी जगह ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक नया बोर्ड बना दिया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। यानी अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो रिपोर्ट करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था वो देखेगा कंपनी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और इस पॉलिटिकल एक्टिविटीज में कंपनी के आ जाते हैं रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के सारी एक्टिविटीज। तो जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था इसको ये कह दिया कि आप सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटीज ही देखो कंपनी की, यानी ट्रेड रिलेटेड जो चीजें हैं वही आप देखो, उसके अलावा बाकी सारी के सारे मैटर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स देखेगा। तो इस तरीके से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो आया उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल अपना बढ़ा लिया। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम इसके आगे देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्ट ऑफ 1786। इस एक्ट में कुछ चीज़ें हम पहले समझेंगे कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं इनके बारे में एक बार थोड़ी सी बैकग्राउंड की स्टोरी जान लेते हैं। हुआ क्या कि 1781 में जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सरेंडर किया था जॉर्ज वॉशिंगटन को। तो सरेंडर करने के बाद में इनको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई,
और ये वापस इंग्लैंड में चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये इंग्लैंड के मिलिट्री के कमांडर रह चुके थे और साथ ही में ये ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे विलियम पिट उनके काफी अच्छे दोस्त भी थे, तो विलियम पिट चाहते थे कि कैसे भी करके इनको इंडिया के अंदर मैं किसी न किसी पोस्ट के ऊपर लेके आऊं। तो 1785 में इनको अप्रोच किया जाता है, आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाओ, लेकिन इन्होंने उस चीज को मना कर दिया। मना करने के पीछे रीजन क्या थे? हमने देखा था कि 1784 में जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी उसकी मेंबरशिप घटा के 3 कर दी जाती है और उस 3 मेंबर में से एक मेंबर बन जाता है कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो अब कॉर्नवालिस ने ये डिमांड रखी, अगर ये गवर्नर जनरल बनते हैं तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में इनका वोट सुप्रीम होगा। दूसरा, इनको कमांडर इन चीफ की पोस्ट भी चाहिए। अब इनकी ये डिमांड मानने के लिए विलियम पिट ने 1786 में एक एक्ट पास किया और उस एक्ट के अंदर यही प्रोविजंस थे। आइए अब उनको पढ़ते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ बंगाल, यानी इनको कमांडर इन चीफ बना दिया बंगाल का। साथ में गवर्नर जनरल हैड गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ठीक है, ये राइट दे दिया गया गवर्नर जनरल को कि अगर ये कोई डिसीजन बनाती भी है काउंसिल तो आप उस काउंसिल के डिसीजन को भी आप ओवरराइड कर सकते हो। तो इस टाइप से इनको सुप्रीम अथॉरिटी यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्नवालिस बिकेम द फर्स्ट इफेक्टिव रूलर ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंडर द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस तरीके से इनको सुप्रीम अथॉरिटी यहाँ पे मिल जाती है। जिस टाइम पे ये एक्ट पास किया जाता है उस टाइम पे इंग्लैंड के किंग होते हैं किंग जॉर्ज III और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर होते हैं विलियम पिट्स, जो कि जिनके नाम पे ऊपर 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखेंगे हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब ये चार्टर एक्ट आया उस टाइम पे ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? विलियम पिट्स उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे सर जॉन शोर और उसी टाइम पे किंग कौन थे? किंग जॉर्ज III। ठीक है, ये किंग जॉर्ज III 1820 तक इंग्लैंड के किंग थे। तो 1820 तक जितने भी एक्ट आएंगे उन सभी एक्ट्स में किंग कौन रहेगा? किंग जॉर्ज III। ठीक है, अब हम इस 1793 के चार्टर एक्ट के प्रोविजंस को देखते हैं। पहला क्या हुआ? सबसे पहला पॉइंट जो पिछले 1786 के एक्ट में आया था कि जो गवर्नर जनरल होगा उसको काउंसिल के ऊपर अथॉरिटी दे दी गई। ठीक है, यानी काउंसिल जो भी डिसीजन बनाएगी उस डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे क्या किया? इट एक्सटेंडेड द गवर्नर जनरल्स पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। एक्सटेंडेड का क्या मतलब हुआ? अब हमने देखा था कि 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। इन तीनों प्रेसिडेंसीज के अंदर भी क्या थे? गवर्नर थे। अब इन गवर्नर की काउंसिल भी थी। इन गवर्नर को भी ये पावर दे देगी कि आप भी अपनी काउंसिल्स की जो डिसीजंस हैं उनको आप ओवरपावर कर सकते हो। प्लस सबसे ऊपर कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इन गवर्नर की जो डिसीजन थे ना उनको भी ओवरराइड करने की पावर दे दी गई। ठीक है, तो ये वाला चीज आप हमेशा याद रख लेना। साथ में अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनकी प्रेसिडेंसी में जाते हैं, मान लो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चले गए बॉम्बे में, तो जो बॉम्बे का गवर्नर है ना वहाँ पे उसकी नहीं चलेगी, उसकी जगह पे किसकी चलेगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। सेम वे से अगर वो मद्रास में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की ही चलेगी। तो अथॉरिटी यहाँ पे किसकी थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सुप्रीम अथॉरिटी थी। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में है गवर्नर जनरल वाज ग्रांटेड एक्सटेंसिव पावर ओवर द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। ये पॉइंट हमने अभी देख लिया। नेक्स्ट, रॉयल अप्रूवल वाज मैंडेटेड फॉर द गवर्नर जनरल, गवर्नर्स एंड कमांडर इन चीफ। अब यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया कि जो क्राउन था उसका अप्रूवल अब मैंडेटरी हो गया। किसके लिए? जितने भी गवर्नर जनरल होंगे बंगाल के, अगर उनकी अपॉइंटमेंट करनी है तो कौन करे? किसका अप्रूवल जरूरी हो गया? क्राउन का। फिर जितने भी गवर्नर हैं प्रेसिडेंसीज के उनके लिए भी क्राउन का अप्रूवल मैंडेटरी हो गया और साथ में क्राउन का अप्रूवल मैंडेटरी हो गया कमांडर इन चीफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट कंटिन्यूड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स। यानी 1793 में ये कह दिया कि अगले 20 साल तक यानी 1813 तक कंपनी की ट्रेड मोनोपोली रहेगी इंडिया में, यानी इंग्लैंड की तरफ से और कोई भी कंपनी यहाँ पे नहीं आएगी ट्रेड करने के लिए। इसलिए जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की वो 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द कंपनी वाज आल्सो आस्क्ड टू पे 5 लाख पाउंड्स एनुअली टू ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर पेइंग इट्स नेसेसरी एक्सपेंशंस। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ पे एक नया पॉइंट जोड़ दिया और ये कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एनुअली 5 लाख पाउंड्स देने होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, तो एक ये वाला प्रोविजन कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन पे, एक बार इसको क्लीन कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन पे। द कंपनी वाज ग्रांटेड द अथॉरिटी टू ग्रांट लाइसेंसेस टू इंडिविजुअल्स
एंड कंपनी एम्प्लॉइज टू कैरी ऑन ट्रेड इन इंडिया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे एक पावर दे दी जाती है कि आप जो भी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आएगा उसको आप लाइसेंस इशू कर सकते। तो कंपनी इशू किसके लिए कर सकती थी? इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है, कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे उनके लिए। अगर इनके पास में लाइसेंस नहीं होगा तो ये इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते, यानी लाइसेंस की जो अथॉरिटी थी वो किसके पास आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी वर डिबार्ड फ्रॉम लिविंग इंडिया विदाउट परमिशन। बिना परमिशन की के अब ये बाहर नहीं जा सकते थे। अब परमिशन किसकी? आपने देखा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स बन गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसके अंदर 6 मेंबर्स थे। ये बना था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंडर। अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की परमिशन के बगैर जो गवर्नर जनरल था वो कोई भी स्टेप नहीं ले सकता था। अब सीनियर ऑफिशियल्स कौन होते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, प्लस जो आपके कमांडर इन चीफ थे वो। तो ये तीनों अगर इंडिया की टेरिटरी से बाहर जाते हैं तो ये माना जाएगा कि इन्होंने क्या कर दिया? रेजिग्नेशन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट लेट डाउन that the members of the board of control and their staff were to be paid out of the Indian revenue. It continued up till 1919। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखिए, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो बना, इनको ये कह दिया कि इंग्लैंड के एक्सचेकर से पैसे नहीं दिए जाएंगे। अब इनका जो भी सैलरी होगी वो सब के सब कहाँ से दिया जाएगा? इंडियन रेवेन्यू से, ठीक है। तो ये एक नया प्रोविजन कर दिया गया, किस एक्ट के थ्रू? 1793 के एक्ट के थ्रू। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि कौन से एक्ट में ये प्रोविजन किया गया। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के ऑफिशियल्स जो थे उनकी सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी, तो वो प्रोविजन था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। लास्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी द मेंबर ऑफ द काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। हमने देखा था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी 1784 में, उसमें 3 मेंबर थे। उन 3 मेंबर्स में से एक मेंबर था कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ की जो मेंबरशिप थी काउंसिल के अंदर, अब ये मैंडेटरी नहीं थी कि उस काउंसिल का जो मेंबर होगा वो एक कमांडर इन चीफ होगा, ठीक है, जब तक कि वो अपॉइंट ना किया जाए। तो इस टाइप से ये सारे के सारे प्रोविजंस थे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चलिए अब चलते हैं आगे। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस चार्टर को हम ये भी कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813। हमने देखा था लास्ट वाले एक्ट में कि 1793 में कंपनी का जो मोनोपोली है वो अगले 20 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दी जाती है। अगले 20 साल कब खत्म हुए? यानी 1813 में। तो जैसे ही 20 साल खत्म हुए एक नया चार्टर आ गया। इस चार्टर में जो प्रोविजन किए गए उसमें सबसे पहला प्रोविजन हम देखते हैं मोनोपोली वाला ही, यानी दिस एक्ट अबॉलिश्ड कंपनीज मोनोपोली टू ट्रेड इन इंडिया कॉज द इंग्लिश ट्रेडर्स वर डिमांडिंग फॉर अ शेयर इन ट्रेड। यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं, हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी इंडिया की ट्रेड मार्केट में, साथ में एशिया की ट्रेड मार्केट में भी। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये अकेला सारा का सारा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट करती थी। इस चीज को समझते हैं कि यूरोप में क्या हुआ। आपने एक नाम सुना होगा, एक फ्रेंच लीडर हुआ करते थे नेपोलियन। नेपोलियन ने एक सिस्टम बनाया, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम में क्या था? नेपोलियन ने कहा कि हम इंग्लैंड के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। हमसे उनका मतलब था कि कोई भी यूरोपियन कंट्री इंग्लैंड के साथ ट्रेड नहीं करेगा, और इंग्लैंड को उन्होंने यूरोप की ट्रेडिंग मार्केट से साइडलाइन कर दिया। उस टाइम पे यूरोप के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई मिलिट्री कमांडर था तो वो था नेपोलियन, और नेपोलियन ने ऑलमोस्ट काफ़ी सारे कंट्रीज के ऊपर कब्जा भी कर लिया था। नेपोलियन ने जो एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम स्टार्ट किया उसकी वजह से इंग्लैंड के अंदर जितने भी मर्चेंट्स थे उनको काफ़ी सारा लॉस हुआ, जिसके लिए उन मर्चेंट्स ग्रुप ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट किया और कहा कि हमें भी इंडिया और एशिया की मार्केट में ट्रेड करना है, इसलिए हमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली को आप खत्म करो और हमें भी लाइसेंस इशू करो ताकि हम भी वहां पे ट्रेड कर सकें, क्योंकि यूरोप के मार्केट में तो वो ट्रेड कर नहीं सकते थे। इस चीज़ के लिए स्टार्टिंग में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपोज किया, लेकिन अब क्योंकि पूरे कंट्री में इतने सारे और ट्रेडिंग मर्चेंट्स ग्रुप थे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडिया के साथ ट्रेड की, उस मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में 2 जो मोनोपोली थी वो एज इट इज रखी। एक थी टी मार्केट जो भी होगी इंडिया की, उस टी मार्केट के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहेगी। साथ में जो ओपियम ट्रेडिंग होती थी चाइना को, उस ओपियम रूट के ऊपर या फिर ओपियम ट्रेड के ऊपर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली रहेगी। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 मोनोपोलीज देके बाकी सारी के सारी ट्रेडिंग की मोनोपोलीज अबॉलिश कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट में यही है, द मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना कंटिन्यूड, और बाकी सारी के सारी जो मोनोपोली थी वो पहले ही अबॉलिश कर दी गई। अब इंग्लैंड की बहुत सारी और जो कंपनियां थी वो इंडिया में आके ट्रेड करने लग गई धीरे धीरे।
तो ऐसे आप देख रहे हैं कि 1600 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी जिसको कि ट्रेड मोनोपोली मिला था। उसने ऑलमोस्ट 213 साल तक इंडिया के साथ में ट्रेड मोनोपोली को एंजॉय किया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक हमारा ये सेकंड वाला पॉइंट ये रह गया, इसको हम देखते हैं। दिस एक्ट इज important in that it defined for the first time the constitutional position of British Indian Territory। इसको ऐसे समझते हैं, जो इंडिया में ब्रिटिश जो प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। जो बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसीज थी वो लेजिस्लेटिव पावर को एक्सरसाइज करती थी, और जो भी वो लेजिस्लेचर पास करते थे उस सारे के सारे लेजिस्लेचर को तब तक पास नहीं माना जाता था जब तक कि उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट अप्रूव ना कर दे। तो एक हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी ना ब्रिटिश पार्लियामेंट की, वो यहाँ पे देखने को मिलती है कि अब उनके पास फाइनल अथॉरिटी थी कि वही जब तक पास नहीं करेंगे तब तक इंडिया के लिए कोई भी प्रेसिडेंसी किसी भी टाइप का कोई भी लेजिस्लेचर इशू नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी डिफाइन की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सोवरेनिटी ऑफ क्राउन ओवर द पोजीशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। ये मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि अगर मतलब जो भी कंट्री थे, उन कंट्री के जो किंग थे, रूलर्स थे, वो क्या करते थे, नाविकों का एक ग्रुप भेज देते थे कि आप नए नई लैंड को एक्सप्लोर करो, और जो भी आप लैंड एक्सप्लोर करोगे उस लैंड के ऊपर उस कंट्री का क्या माना जाएगा, कब्जा माना जाएगा। जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी, तो वहां पे उस अमेरिकन लैंड के ऊपर किसका राइट माना गया, स्पेन का। ठीक है, अब इस 1813 के एक्ट में क्या प्रोविजन कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन तो कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता जाएगा वो सारी के सारी टेरिटरी किसके अंडर आ जाएगी, अंडर क्राउन रूल। तो इस तरीके से ये लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि जो सोवरेनिटी है वो क्राउन की, वो जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पोजीशन होगा उसके ऊपर सोवरेनिटी किसकी रहेगी, क्राउन की ही रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब। इट ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, कि फॉर द फर्स्ट टाइम टैक्स इम्पोज करने की पावर लोकल गवर्नमेंट्स को किस एक्ट ने दी, 1813 के एक्ट में मिली थी। ठीक है, तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। A sum of 1 lakh rupees annually was provided for the revival, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, for the revival of literature, encouragement of learned Indian natives and promotion of scientific knowledge among Indians। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि पहली बार वो कौन सा एक्ट था जिसके अंदर एजुकेशन के इंकरेजमेंट के ऊपर 1 लाख रुपए एनुअली खर्च करने का प्रोविजन था, और ये पैसे खर्च कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। हालांकि ये प्रोविजन 1813 में कर तो दिया था, लेकिन ये प्रोविजन 1823 तक निभाया नहीं गया था। दूसरा, एजुकेशन के बारे में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि किस टाइप से, किस तरीके से इंडिया में एजुकेशन इवॉल्व होती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन। यानी ये जो हमने ऊपर पढ़ा था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। The act also granted permission to the persons who wish to go to India for promoting moral religious improvements, या फिर क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया यहाँ पे। इस पूरे के पूरे एक्ट में ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक, टैक्स इशू करने वाला। दूसरा, एनुअली जो 1 लाख रुपीज़ का प्रोविजन जो था एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए। और तीसरा पॉइंट, जो क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया इंडिया में। यानी अलाउ के हिसाब से किया जाए तो देखिए 2 चीज़ें अलाउ की थी। एक तो जितनी भी कंपनीज थी इंग्लैंड में, उन सभी कंपनीज को अब इंडिया के साथ ट्रेड करने का लाइसेंस दे दिया गया। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आके अपने रिलीजन को एक्सपेंड करने का भी राइट दे दिया कि आप आओ और यहाँ पे आके लोगों के अंदर अपने रिलीजन को आप फैला सकते हो। ठीक है, इस टाइम पे जो ब्रिटिश क्राउन थे वो थे किंग जॉर्ज 3। मैंने आपको बताया था ये 1820 तक किंग थे। दूसरे जो गवर्नर जनरल थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। पहले वाले जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। वॉरेन हेस्टिंग्स 1784 में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद में ये आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये नेपोलियन बोनापार्ट का कॉन्टिनेंटल सिस्टम था जो मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया था। ये वही है, उसी का एक पिक्टोरियल इमेज है। आप ये देख लीजिए, आप इस मैप में देख पा रहे होगे। ये है पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम, ये है फ्रांस। यहाँ पे फ्रांस के ही थे नेपोलियन। ठीक है, आप ये देख पा रहे होगे, ये पूरा का पूरा जो लाइन है, डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन के अंदर जो एरिया आता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल यूरोप। और क्योंकि इंग्लैंड एक आइलैंड है, बाहर ये कटा हुआ है, इसकी वजह से इसको नेपोलियन ने पार्ट नहीं माना कॉन्टिनेंट यूरोप का।
और ये कह दिया कि इंग्लैंड अपना जो ट्रेड है वो यूरोप की मार्केट में वो नहीं कर सकता, किसी भी डायरेक्शन से वो नहीं कर सकता, न डायरेक्टली और न ही इनडायरेक्टली। अब यूरोप की जो मार्केट थी वो नेपोलियन ने ब्लॉक कर दी थी इंग्लैंड के लिए, जिससे कि जितने भी इंग्लिश मर्चेंट्स थे उनको काफ़ी लॉस हुआ। ठीक है, तो ये वाला कॉन्टिनेंटल सिस्टम था नेपोलियन बोनापार्ट का, विच प्रोहिबिटेड द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इनटू फ्रेंच एलाइज इन यूरोप। तो ये जितने भी फ्रेंच एलाइज थे यूरोप के अंदर, उनके लिए ब्रिटिश गुड्स को प्रोहिबिशन कर दिया गया था। ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर